याद कीजिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। दावा था कि 1,75,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन 2017 में देश की अदालत ने एक लाइन के जजमेंट में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन फैसला आने के पहले तक जो परसेप्शन की पॉलिटिक्स देश में लड़ी गई, उसकी वजह से यूपीए सत्ता से बेदखल हो गई। इसको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि राजनीति में क्या है ये मायने नहीं रखता, लेकिन पॉलिटिक्स में क्या दिखाया जा रहा है और जनता क्या देख रही है यही मायने रखता है। और शायद इसीलिए मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दो उप मुख्यमंत्री खूब खुश हो रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि अपर्णा बिष्ट यादव एक हारी हुई प्रत्याशी हैं, लेकिन मकसद क्या था? मकसद ये था कि अखिलेश यादव जो छोटे छोटे दलों को अपनी तरफ खींचकर कामयाबी दिखा रहे हैं, उसमें यह साबित किया जाए कि वो अपने परिवार को ही, अपने कुनबे को ही सफल संभालने में, एकजुट रखने में नाकाम रहे। प्रदेश की बेटियों और माताओं को सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। बहन और बेटियों के लिए जिनके बाहर, यानी जिन माफियाओं के कारण बाहर नहीं निकल पाती थी, उन माफियाओं के घरों पर, उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसी भी माँ, बेटी, बहन को किसी की मजाल नहीं है बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर पाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार को बीजेपी ज्वाइन करती हैं, इसके बाद अखिलेश यादव अपने राजनीतिक करियर में जो सबसे ज्यादा दलों के साथ गठबंधन करके पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उन अखिलेश को बीजेपी परिवार और बहू बेटियां ना संभाल पाने वाले कटघरे में खड़ा करने लगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ दिखता पोस्टर खुद उत्तर प्रदेश बीजेपी ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा है, जो पिता का नहीं हुआ, जो चाचा का नहीं हुआ, जो परिवार की बहू का नहीं हुआ, जो अपने रिश्तेदारों का नहीं हुआ, तो प्रदेश का क्या होगा? सवाल बीजेपी ने अखिलेश पर उठाए। दाईं तरफ की स्क्रीन पर जो वायरल पोस्टर आप देख रहे हैं, इसमें सुरक्षा चक्र के साथ कमल का फूल है, नीचे अपर्णा यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की तस्वीर, साथ में लिखा है, सुरक्षा जहां, बेटियां वहां। ये बीजेपी ने जारी तो नहीं किया, लेकिन बीजेपी नेता पोस्टर वाली भाषा ही बोल रहे हैं। कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। अपर्णा यादव बीजेपी उम्मीदवार से ही पिछले चुनाव में एक हारी हुई प्रत्याशी, जिन्हें पार्टी में शामिल कराने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के यूपी अध्यक्ष आते हैं, क्योंकि राजनीति में नैरेटिव सेट करने के लिए मुलायम सिंह की बहू एक उम्मीदवार के तौर पर नहीं, बल्कि अखिलेश यादव की राजनीति पर प्रहार के लिए बहुत जरूरी हो चुकी हैं। मुलायम सिंह यादव जी की बहू अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। ये अपने आप में उस ओर इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने किस तरह से बहू बेटी को सुरक्षा देने का काम किया है। महिला आज रात को भी बाहर निकल सकती है, काम पर जा सकती है, सुरक्षित महसूस करती है। महिला को सुरक्षा और अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उदाहरण साफ है, बहू और बेटी हो, भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बहू बेटियों को बीजेपी में सुरक्षित बताने वाले ऐसे पोस्टर वायरल होते हैं। कारण है उत्तर प्रदेश में महिलाओं का वोट।
उत्तर प्रदेश में 15,02,84,005 कुल वोटर में से 6,98,22,416 महिला मतदाता हैं। महिलाओं का वोट कितना अहम होता है, इस आंकड़े से नोट कर लीजिए कि 2007 और 2012 में जब मायावती और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने महिलाओं का 31 से 32% वोट सीधे हासिल किया था। अब गौर करने वाली बात यह कि जब 2017 में बीजेपी 300 सीट के पार पहुंची तो महिलाओं का ही 41% हिस्सा वोट के रूप में हासिल किया। यानी बीजेपी जानती है 2017 में जो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बढ़कर वोट उन्हें दे चुकी हैं, उनका मत कितना अहम है। इसीलिए उन अपर्णा यादव को बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर अपना अस्त्र अखिलेश के खिलाफ बीजेपी बनाती है, जो चंद दिनों पहले ही बीजेपी सरकार पर सवाल उठाती रही, लेकिन अब बीजेपी सरकार के गुणगान करते परिवार के लिए सवाल उठाने की जमीन बीजेपी नेताओं को देती हैं। जो मौजूदा सरकार है उसमें जो पूर्व गवर्नर थी, राज्यपाल थी उत्तराखंड की, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था आप सबके सामने, बेबी रानी मौर्य जी ने, कि घर में रहना और अपना रिपोर्ट लिखवाने मत जाना लड़कियों, यही बात बोली थी उन्होंने। एंड इट वॉज अ वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट, जिसकी वजह से उनको फिर माफी मांगनी पड़ी। द प्लाइट ऑफ वुमेन कि हो क्या रहा है और क्यों इस तरीके की बात कही जाती है। परिवार से कोई विमुख वाली बात नहीं रखूंगी, मैं बस इतना कहूंगी कि मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। और प्रदेश में जिस प्रकार से 5 सालों में काम हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में, और जितनी भी जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं नारी सशक्तिकरण के लिए, रोजगार के लिए और सभी चीजों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये बहुत ज्यादा जो है मुझे लगता है कि प्रभावशाली है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे में क्यों अपनी पार्टी को बहु बेटियों के लिए सुरक्षित बताकर कैंपेन तेज कर रही है? वजह है उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं का वोटिंग का बदला हुआ पैटर्न। 2017 में पुरुषों की तुलना में 4% ज्यादा महिला वर्ग की वोटर वोट करने निकली। उसमें भी 38% पुरुषों के मुकाबले 41% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया था। यानी न सिर्फ महिलाओं का टर्नआउट बढ़ा दिखा, बल्कि पिछले चुनाव में अपना वोट किसे देना है के पैमाने पर महिलाओं की क्लियरिटी भी ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में एक डेफिनेट बदलाव आया है, और जैसा मैं समझता हूँ कुछ दशकों पहले महिलाएं आमतौर पर घर के पुरुष या उनके आसपास के परिवार के जो भी लोग थे जैसा वो कहते थे उसी के हिसाब से उनकी एक राजनीतिक समझ बनती थी और उनकी चॉइस बनती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से अब महिलाएं अपनी राय खुद बना रही हैं, बजाय घर के पुरुषों से पूछकर अपनी राय बनाएं, तो इसलिए उनके वोट का महत्व अब कहीं ज़्यादा है। इसीलिए बीजेपी की निगाहें उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ वोटर में 46% वोट वाले महिला वोट बैंक पर है, जिसका 41% हिस्सा बीजेपी पिछली बार पाकर जीती। इस बार उसी महिला वोट को फिलहाल अपर्णा यादव के बहाने बहु बेटियों को बीजेपी में सुरक्षित बताकर अपने साथ जोड़कर रखने की कोशिश की जा रही है, जिसका मौका समाजवादी परिवार में पड़ी दरार से बीजेपी को मिला है। परिवारों में अनबन पर एक पुरानी कहावत है, जहां 4 बर्तन होंगे खटकेंगे ही, यानी आवाज आएगी ही। लेकिन चाहे वो मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा बिष्ट यादव हो या फिर प्रमोद, रिश्तेदारों का पार्टी से, परिवार से निकलने के पीछे की पूरी कहानी शुरू होती है दरअसल 80 के दशक से। मुलायम सिंह यादव की मां मूर्ति देवी का इलाज चल रहा था अस्पताल में। वहां एक नर्स उन्हें गलत इंजेक्शन देने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर वहां मौजूद एक महिला ने उस नर्स को रोक लिया। वहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई मुलायम सिंह यादव की जिंदगी में, जिसे साल 2003 में जाकर साधना गुप्ता को उन्होंने पत्नी का दर्जा दिया। मेरा बेटा है, हमेशा रहेगा। प्रतीक और अखिलेश मेरी 2 आंखें हैं। साधना यादव का ये बयान 5 साल पुराना है। ये वो वक्त था जब मुलायम सिंह के घर के झगड़े का शोर सड़क तक जा पहुंचा था। ये 2017 का साल था जब चुनाव से ऐन पहले घर में मचे घमासान के लिए अखिलेश यादव के करीबी मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना यादव की तरफ उंगलियां उठा रहे थे।
साधना पर अखिलेश से सौतेला व्यवहार करने के इल्जाम लग रहे थे। जिस अखिलेश को साधना यादव ने अपनी आंखों का तारा बताया, उनके दूसरे बेटे की बहू ने जब बीजेपी का दामन थामा तो अखिलेश और प्रतीक के बीच रिश्ते की कहानी फिर से चर्चा में आ गई, जिस पर अखिलेश को भी जवाब देते नहीं बन रहा। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। सब जानते हैं कि अपर्णा आज नहीं तो कल बीजेपी में शामिल होंगी। बीजेपी भी जानती थी कि अपर्णा के जरिए वो अखिलेश को रिश्तों की उन कड़वी यादों की याद दिला देंगे, जिसकी बुनियाद आज से 40 साल पहले पड़ी थी। मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता की कहानी किसी रहस्यमय फिल्म की तरह है। मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता कब एक दूसरे के करीब आए और कब इन दोनों की शादी हुई, किसी को पता तक नहीं। 2007 में पहली बार इसका खुलासा हुआ, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कभी सार्वजनिक तौर पर 2007 के पहले ये नहीं बताया था कि साधना गुप्ता उनकी पत्नी है, और न ही ये कबूल किया था कि अखिलेश यादव के अलावा भी उनका कोई बेटा है। बात 1980 के दशक की है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग, खासकर यादवों का राज्य की सियासत में दबदबा बढ़ रहा था। उन्हें एक नेता मिल गया था, नाम था मुलायम सिंह यादव। तब समाजवादी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। यूपी के औरैया जिले के बिधुना के रहने वाले कमलापति की 23 साल की बेटी नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन वो राजनीति में कुछ करना चाहती थी। यही ललक इस लड़की को राजनीतिक कार्यक्रमों में लेकर चली गई। और वहीं बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने पहली बार साधना गुप्ता को देखा। तब क्या हुआ और क्या नहीं, इसका पूरा राज सिर्फ एक ही शख्स जानता था। उनका नाम था अमर सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मुलायम की इस कहानी के कुछ पन्ने अखिलेश यादव की बायोग्राफी बदलाव की लहर लिखने वाली सुनीता एरोन ने खोले हैं। सुनीता एरोन के मुताबिक मुलायम अपनी मां की वजह से साधना के करीब आए। सुनीता एरोन लिखती हैं कि मेडिकल कॉलेज में एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी। उसी समय साधना वहां मौजूद थी और उन्होंने नर्स को ऐसा करने से रोक दिया। साधना की वजह से ही मूर्ति देवी की जिंदगी बची थी। मुलायम सिंह इसी बात से प्रभावित हुए और दोनों के रिश्तों की शुरुआत हुई। तब अखिलेश यादव स्कूल में स्टूडेंट थे। दरअसल साधना खुद एक नर्स थी। उन्होंने इससे पहले लखनऊ के नर्सिंग होम में काम भी किया था, इसीलिए उन्हें इंजेक्शन लगाने का आइडिया था, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ में और सैफई के मेडिकल कॉलेज में मुलायम सिंह यादव की मां की देखभाल भी की। साल 1982 से 1988 तक अमर सिंह इकलौते ऐसे शख्स थे जो मुलायम और साधना गुप्ता के रिश्ते के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। कहते भी कैसे, मुलायम के घर में पत्नी मालती देवी और बेटे अखिलेश जो थे। इधर 4 जुलाई 1986 में साधना गुप्ता ने फरुखाबाद के चंद्र प्रकाश गुप्ता से शादी कर ली। 7 जुलाई 1987 को प्रतीक यादव का जन्म हुआ। इसके 2 साल बाद साधना गुप्ता और चंद्र प्रकाश अलग हो गए। इसके बाद बताया जाता है कि मुलायम और साधना गुप्ता लगातार संपर्क में रहे और साल 2003 में जाकर इस कहानी में मुलायम की पहली पत्नी मालती देवी के निधन के बाद बड़ा मोड़ आया। 23 मई 2003 को मुलायम सिंह ने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी का दर्जा दिया, लेकिन साधना गुप्ता के साधना यादव बनने की बात सार्वजनिक नहीं की गई। इसका पता विश्वनाथ चतुर्वेदी की वजह से दुनिया को लगा। दरअसल विश्वनाथ चतुर्वेदी ने 2 जुलाई 2005 को
मुलायम सिंह यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें सवाल किया कि आखिर 1979 में 79,000 संपत्ति वाले समाजवादी पार्टी के नेता आज करोड़पति कैसे बन गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू करी और पुराने पन्ने जब खंगाले गए उसके बाद 2007 में नई रिपोर्ट आई, जिसमें पहली बार मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी के बारे में खुलासा हुआ। मुलायम की एक और बीवी और एक और बच्चा भी है। 1994 में प्रतीक ने स्कूल के फॉर्म में अपने परमानेंट रेसिडेंस में मुलायम सिंह का ऑफिशियल एड्रेस लिखा था। 2000 में प्रतीक के गार्जियन के तौर पर मुलायम सिंह का नाम भी दर्ज हुआ था। 23 मई 2003 को मुलायम ने साधना को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। नहीं होना चाहिए था उनका अपमान, उनकी गलती ही नहीं थी, उनकी गलती नहीं थी। ये बार बार कहना कि उन्होंने ऐसा कुछ किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। उनको तो जब अध्यक्ष बनाया गया था तब भी उनको पता नहीं था, वो सफाई में थे। और इन्होंने प्रोफेसर साहब ने जो किया, इनके साइन से बनाया गया था, इनको उसी समय रोक देना चाहिए था नेताजी को। सच तो ये है कि साधना गुप्ता मुलायम सिंह की जिंदगी में 1988 और 1989 में तब आई जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए। सही तरीके से उनका साथ तभी से शुरू होता है और मुलायम सिंह यादव भी उन्हें अपने लिए लकी मानते रहे। हालांकि ये बात जमाने को पता नहीं थी, लेकिन परिवार में लगभग सब इस बात को जानते थे, लेकिन कहता कोई नहीं था। 2007 में जब आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपना शपथ पत्र दिया, तब पहली बार उन्होंने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार किया और तब जमाने को पता चला कि साधना गुप्ता मुलायम सिंह की पत्नी। मुलायम सिंह और साधना के रिश्तों के इस कबूलनामे से परिवार में उत्तराधिकार की जंग तेज हो गई। 2012 में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का शिवपाल यादव ने विरोध किया, लेकिन अखिलेश ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए पिता को राजी कर लिया। लेकिन 2017 के चुनाव से ऐन पहले समाजवादी पार्टी पर कब्जे को लेकर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश में खुलकर लड़ाई शुरू हो गई और समाजवादी पार्टी में झगड़े के लिए साधना यादव को वजह बताया गया। अखिलेश यादव के करीबी एमएलसी उदयवीर ने यादव परिवार में झगड़े के वक्त 1917 में मुलायम सिंह यादव को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया था कि कैसे 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे थे तब साधना गुप्ता ने साजिश रची थी। अखिलेश जी की सौतेली मां तो सामने नहीं आई, लेकिन उनका चेहरा बनकर शिवपाल जी ने पार्टी के तमाम नेताओं से संपर्क कर इस फैसले को रुकवाने की हर संभव कोशिश की। समय के साथ आपकी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू और आपके भाई के साथ उनके रिश्तेदार, मौका परस्त नेता और ठेकेदार जुड़ते रहे और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ साजिश रचते रहे। हम तो यही चाहते हैं हमारी पार्टी आए, अखिलेश फिर से सीएम बने। अब देखिए क्या होता है 11 तारीख को, जनता क्या फैसला करती है। प्रोफेसर साहब भी पता नहीं क्यों नेताजी से बहुत प्यार करते थे, नेताजी उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हो गया उनको। हम तो फिर वही आ जाता है कि सब समय का खेल है, किसी का कोई दोष नहीं है। क्योंकि जो भी था नेताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था और सब ठीक था, पर उनका अपमान नहीं होना चाहिए था, किसी को भी नहीं करना चाहिए था। इतनी मुश्किलों से बनाई हुई उनकी पार्टी, इतनी जिंदगी भर की मेहनत। साधना यादव और मुलायम सिंह की जान पहचान 1980 के दशक से थी, लेकिन वो कभी सामने नहीं आई। लेकिन जब उनका नाम लेकर निशाना बनाया गया तो उन्होंने चुप्पी तोड़ी और ये कहकर मुलायम सिंह के उत्तराधिकार के इस विवाद को और बढ़ा दिया कि वो चाहती हैं कि उनका बेटा प्रतीक भी राजनीति में आए। वो भी देखेगा, समय की डिमांड को समझेगा तो जरूर आएगा। प्रतीक को लेकर साधना की इसी ख्वाहिश को समाजवादी पार्टी में झगड़े की जड़ बताया गया। शिवपाल बनाम अखिलेश की लड़ाई में वो शिवपाल के साथ खड़ी दिखाई दी और उन्होंने शिवपाल का खुलकर बचाव भी किया। अंदर से तो है, लेकिन ऊपर से किसने भड़का दिया पता नहीं। शिवपाल जी ने बहुत किया, नेताजी के
बहुत काम किए, नेताजी की बहुत सेवा करी, जैसे एक छोटा भाई एक बेटा करता है उस तरीके से करी। नेताजी का भी बहुत प्यार है उनके ऊपर। 2017 में मुलायम सिंह के परिवार का यही झगड़ा पार्टी को महंगा पड़ा था और अखिलेश को सत्ता से बाहर होना पड़ा। अब 5 साल बाद जब शिवपाल यादव अखिलेश को नेताजी मान चुके हैं, तब साधना यादव के बेटे की सियासत को चमकाने का सपना अब भी अधूरा है, जिसे पूरा करने के लिए उनकी बहू समाजवादी पार्टी की चौखट को लांघकर बीजेपी में शामिल हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। एक वक्त ऐसा था जब मुलायम सिंह यादव के परिवार के कम से कम 20 लोग राजनीति में सक्रिय थे, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, बाबा से लेकर पोता, चाचा से लेकर भतीजा, सास से लेकर बहू तक सत्ता में किसी न किसी पद पर काबिज थे। आरोप ये लगा कि समाजवादी पार्टी का मतलब हो गया है मुलायम सिंह परिवार। 5 साल पहले वो विधानसभा चुनाव का वक्त था जब परिवार में पहली बार बिखराव देखा गया, और 5 साल बाद एक बार फिर विधानसभा चुनाव के ही वक्त वही परिवार बिखर कर एकजुट भी हुआ तो 2 सदस्य अलग हो गए। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद, उनके सिलेबस में है घरों जमीनों पर अवैध कब्जा। देश में उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक बहुत सारे दलों में परिवारवाद है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा परिवार के लोग राजनीति में सक्रिय है। एक वक्त ये आंकड़ा 50 के करीब था, लेकिन मोदी लहर के बाद ये घटकर आधा हो गया है। बावजूद इसके परिवारवाद के मोर्चे पर समाजवादी पार्टी से मुकाबला करने वाला देश में कोई नहीं है। शुरुआत मुलायम सिंह यादव के बाबा से करते हैं। उनका नाम मेवाराम था। मेवाराम के 2 बेटे थे, सुघर सिंह और बच्चीलाल सिंह। सुघर सिंह के 5 बेटे हुए। भाइयों में मुलायम सिंह तीसरे नंबर और शिवपाल सिंह सबसे छोटे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने मालती देवी से पहली शादी की। अखिलेश उनके बड़े बेटे हैं। अखिलेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, यूपी के पूर्व सीएम और आजमगढ़ से सांसद हैं। अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव भी सांसद रह चुकी हैं। मुलायम की दूसरी शादी साधना गुप्ता से हुई। साधना और मुलायम के बेटे प्रतीक यादव हैं। प्रतीक राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मुलायम के सबसे बड़े भाई अभयराम हैं, जिनके बेटे धर्मेंद्र यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं। मुलायम सिंह के दूसरे बड़े भाई रतन सिंह यादव हैं। मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव रतन सिंह के पौत्र हैं। तेज प्रताप की शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी से हुई है, मतलब तेज प्रताप लालू के दामाद भी हैं। मुलायम के भाइयों में चौथे नंबर पर राजपाल सिंह यादव का नाम आता है। राजपाल मुलायम से छोटे हैं। राजपाल के बेटे अंशुल भी सक्रिय राजनीति में है। अंशुल लगातार दूसरी बार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। मुलायम के सबसे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव हैं। राजनीति में मुलायम सिंह यादव की अगर किसी ने सबसे ज्यादा मदद की है तो वो शिवपाल सिंह यादव है। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले जब मुलायम के बड़े बेटे अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच अनबन हुई तो शिवपाल ने अलग पार्टी बना ली। शिवपाल जसवंत नगर सीट से विधायक भी हैं। उनके बेटे आदित्य यादव भी सक्रिय राजनीति में हैं। मुलायम सिंह यादव के चाचा बच्चीलाल सिंह के बेटे प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं। मौजूदा समय में वो राज्यसभा के सांसद हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं। वो 2014 में फिरोजाबाद से सांसद चुने गए थे, लेकिन 2019 में हार गए। प्रदेश के अंदर उससे पहले वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति थी, वह न केवल वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का, बल्कि असुरक्षा का भी एक माहौल प्रदेश के अंदर था। अखिलेश के लिए अगर परिवार ताकत है तो कमजोरी भी। उनके छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी के साथ जा चुकी है, तो पिछले चुनाव में घर का झगड़ा पार्टी को ले डूबा था। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूँ और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार से लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। चाचा भतीजे सरेआम झगड़ते हुए देखे, जिसका खामियाजा पार्टी की हार के रूप में सामने आया। इसीलिए जब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई तो पार्टी नेताओं ने इसे भी समाजवादी खानदान में कलह से जोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के
पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है। ऐसे ही आरोपों की काट के लिए अखिलेश चाचा शिवपाल से समझौता कर सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। शिवपाल भी 5 साल पहले की कड़वाहट बुलाकर अखिलेश को नेता मान चुके हैं। क्या हमारा गठबंधन रहेगा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी और हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और केवल इतना है कि इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटे और अखिलेश फिर से मुख्यमंत्री बने। शिवपाल इस बार भले ही अखिलेश के साथ हों, लेकिन वो पिछले 5 साल मुख्यमंत्री की तारीफ करते रहे। इसीलिए बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देर सवेर वो भी अपर्णा की तरह बागी हो जाएंगे। परिवार में एक बहुरानी आवाज आती है, परिवार के और भी कुछ लोग हैं जो परेशान है फिलहाल। उससे पहले तो समधी आ चुके, हरिओम यादव जी। हाँ जी। आज बहू आ गई है, अब आगे देखो कौन व्यक्ति अब हमारी तरफ को हाथ बढ़ाएगा, हम उसका हाथ पकड़ने को तैयार है। बीजेपी के इन दावों को शिवपाल खारिज कर चुके हैं, लेकिन अखिलेश से उनका 36 का आंकड़ा किसी से छिपा हुआ नहीं है। चुनावी मजबूरी कुछ ऐसी है कि इस बार उन्हें अखिलेश की शर्तों पर समझौता करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर चुनावों में साइकिल नहीं दौड़ी तो कौन जाने शिवपाल सिंह अपर्णा की तरह पाला बदल लें। चाणक्य को मिली हुई एक सीख से जुड़ी हुई कहानी का संदेश ये है कि गरम खिचड़ी खानी हो तो हमेशा किनारे से खानी चाहिए। अगर थाली के बीचों बीच हाथ डाल दिया जाए तो हाथ जलने का खतरा होता है। और इसी लखनऊ की लड़ाई की खिचड़ी में इस बार मुख्यमंत्री पद के दोनों प्रबल दावेदार उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने राज्य के एक कोने में अपनी सुरक्षित सीट गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है, तो वहीं अखिलेश यादव ने अपने पुराने गढ़ मैनपुरी राज्य के दूसरे कोने में मैनपुरी अपने गढ़ से करहल सीट से चुनावी मैदान में कदम रखा है। लखनऊ की लड़ाई में परिवार, दरार, जीत और हार के इस हिस्से को समझने के लिए आपको लखनऊ से पश्चिम बंगाल ले चलते हैं। याद करिए जब पिछले वर्ष चुनाव पश्चिम बंगाल के हो रहे थे, ममता बनर्जी तब चुनाव बंगाल का जीत गईं, लेकिन कड़ी लड़ाई में ममता बहुचर्चित बन गई, अपनी नंदीग्राम सीट पर चुनाव हार गई। क्या ऐसा ही डर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को रहा? क्योंकि दोनों पहली बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बने। पहले चर्चा रही कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ लड़ सकते हैं, फिर वो अपने ही क्षेत्र गोरखपुर से उम्मीदवार बने, तब अखिलेश यादव ने चुटकी ली। खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। लेकिन घर की सीट गोरखपुर से मुख्यमंत्री के उतरने पर तंज कसने वाले अखिलेश यादव भी अपने घर की लड़ाई के बीच आजमगढ़ की चर्चा के बावजूद घर की सीट चुनते हैं, यानी मैनपुरी में आने वाली करहल विधानसभा। जो अब तक कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? अखिलेश यादव ने जिस करहल सीट को पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चुना, इससे उनका पारिवारिक रिश्ता इतना है कि इसी करहल में आने वाले जैन इंटर कॉलेज से अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने शुरुआती शिक्षा हासिल की। मुलायम सिंह करहल के इसी इंटर कॉलेज में बाद में शिक्षक भी बने। राजनीति में आए तो समाजवादी परिवार के घर सैफई के पास की मैनपुरी को ही कर्म भूमि भी मुलायम सिंह ने बनाया। मैनपुरी की करहल सीट से मुलायम सिंह के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह विधायक थे। मुलायम सिंह ने खुद मैनपुरी से 1996 में लोकसभा चुनाव जीता। 2002 का चुनाव छोड़ 32 साल से करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। के फिक्स डिपॉजिट, जो इसका फिक्स डिपॉजिट है, वो उनके बेटे होने के नाते अखिलेश यादव इसको एंजॉय कर रहे हैं और सैफई के फिक्स डिपॉजिट एंजॉय कर रहे हैं और अपने तो कुछ इन्होंने जमा नहीं किया उसमें, और सैफई के बाहर निकल करके 10 किलोमीटर के बाहर निकल के जाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कहीं पर भी। घर के विवाद के दौरान घर की ही सीट पर चुनाव लड़ने आए अखिलेश की करहल विधानसभा का जातीय गणित देख लीजिए। यहाँ करीब 3,71,000 वोटर हैं,
इसमें यादव मतदाता की संख्या लगभग 1,44,000, मतलब कुल वोटर्स का 38% सिर्फ यादवों का। इसके साथ 5% यानी 20,000 मुस्लिम वोट, यानी मुलायम सिंह के जमाने से जिस मुस्लिम यादव फैक्टर को समाजवादी पार्टी ने जीत का गुणागणित बनाया, उसी फैक्टर से करहल अखिलेश के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए सेफ सीट है। भले घर की बहू ने चुनाव में विरोधियों को सवाल उठाने का एक मौका दे दिया हो, लेकिन अखिलेश के लिए सीट के तौर पर घर ही काम आया, जहां वोटिंग भी दूसरे चरण में पूरी हो जाएगी। घर की सीट पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। बाकी चरणों में अखिलेश अपनी पार्टी और गठबंधन वाले राजनीतिक परिवार को चुनाव में संभाल पाएंगे। सीट तो सेफ चुन ली अखिलेश यादव ने, लेकिन एक कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, यानी जहां पर ज्यादा लोग होंगे चुनौतियां भी उतनी ज्यादा ही होंगी। बड़े समाजवादी नेता मधु लिमे ने एक वक्त पर एक सवाल के जवाब में कहा था कि घर में अगर खिचड़ी बने तो स्वाद अद्भुत होता है, लेकिन राजनीति में अगर खिचड़ी पके तो जलनी ही है, दुर्गंध आना ही है। दरअसल उन्होंने ये इंदिरा गांधी के खिलाफ तमाम विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होकर जनता पार्टी के संदर्भ में कहा था, लेकिन आज सवाल वही है। तमाम मोदी योगी के खिलाफ छोटे छोटे दलों को एकजुट करके अपना साम्राज्य और गठबंधन जो अखिलेश यादव ने बनाया है, उस खिचड़ी का स्वाद कैसा होगा। मुलायम सिंह यादव के लिए सियासत में कहा जाता रहा कि मन से है मुलायम और इरादे लोहा हैं। संभव है उसी लोहे इरादे वाले मुलायम सिंह के सक्रिय रूप से राजनीति में रहने पर कभी परिवार में कोई दरार की खबर नहीं आई। तब भी नहीं जब 23 मई 2003 को मुलायम सिंह ने साधना गुप्ता को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था, और तब भी नहीं जब 2007 में एक शपथ पत्र में लिखा था कि साधना गुप्ता मेरी पत्नी है। समाजवादी पार्टी से भले 2018 में अलग होकर शिवपाल यादव ने पार्टी बनाई, लेकिन पहली बार 2022 में परिवार की छोटी बहू अपर्णा तब अलग हुई हैं, जब पार्टी की कमान और राजनीति पर पूरा कंट्रोल अखिलेश यादव के पास है। 2017 के चुनाव में अखिलेश ने अपने परिवार के साथ पूरे उत्तर प्रदेश को परिवार बताते हुए कैंपेन किया, लेकिन परिवार और कैंपेन दोनों मोर्चे पर सफल नहीं हुए। अपने परिवार से इतर 2017 में राहुल गांधी के साथ यूपी के लड़कों वाला राजनीतिक रिश्ता अखिलेश बनाकर हार का सामना कर चुके हैं। 2019 में मायावती के साथ भी गठबंधन का रिश्ता नतीजों में चुनावी हार के रूप में खत्म हुआ। 2022 में अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार बनाकर गठबंधन किया है। अखिलेश के सामने अब चुनौती परिवार के साथ पार्टी के गठबंधन वाले परिवार को संभालने की भी है, जहां दल भले साथ में छोटे छोटे हैं, लेकिन इन सब की महत्वाकांक्षाएं छोटी नहीं। क्या समाजवादी परिवार सत्ता के खिलाफ अपनी इसी एकजुटता को बनाए रखेगा, या फिर इतिहास की तरह भविष्य में भी समाजवादी नेताओं के मिलकर बिखरने का सिलसिला जारी रहेगा। जन संघर्ष से जुड़े कवि गोरख पांडे की एक कविता है, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी पर आई, घोड़ा पर आई, अंग्रेजी बाजा बजाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। समाजवादी पार्टी का क्या होगा, समाजवाद से जुड़े नेताओं का क्या होगा, उनका इतिहास जनता ने देखा है, उनका भविष्य वो 10 मार्च को लिखेंगे। लखनऊ की लड़ाई में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।